नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बीच हमारे वीडियो में लंबा गैप हो गया है। कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करूँगी वो बहुत मोस्ट कॉमन है और एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है। अब तक एंजाइटी डिसऑर्डर के करीब 3 या 4 डिसऑर्डर पे मैंने अलग अलग वीडियो बना लिया है। आज मेरा जो टॉपिक है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे पहले उसमें 6 प्रकार आते हैं, जैसे फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तीव्र तनाव विकृति या एक्टिव स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें मैंने अब तक फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी और पोस्ट ट्रॉमेटिक पर अलग से वीडियो बना लिया है। आज का हमारा वीडियो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पे है और एक और इस सीरीज में बाकी है जिसके विषय में मैं शीघ्र वीडियो बनाऊंगी। तो आइए हम जानते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या। ऐसे तो नाम से ही पता चलता है एंजाइटी का हिंदी हुआ दुश्चिंता। चिंता तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन दुश्चिंता में चिंता जो होता है वो मोस्टली निगेटिव ही सेंस में होता है। और जितने भी जैसे फोबिया हुए या ओसीडी हुए, सब में का कारण स्ट्रेस या एंजाइटी होता है। आज जो मैं बात कर रही हूँ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इस नाम से ही पता चलता है ये जनरलाइज जो है, बिल्कुल इसकी एंजाइटी जनरलाइज्ड होती है, यानी छोटी मोटी बातों पे, यानी सुबह से शाम तक की जो आपके डेली रूटीन के वर्क होते हैं उस पे भी व्यक्ति अगर लगातार दुश्चिंतित हो रहा है, चिंतित हो रहा है और ये चिंता उसके सभी क्रियाकलाप, उसकी जितनी भी फंक्शनिंग है, जैसे सोशल एक्टिविटी, करियर, स्कूल, पढ़ाई, फैमिली रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ों पर उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा है, तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की पहचान है। यानी सुबह से रात तक हर छोटी बड़ी बातों के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा उसे भय बना रहता है कि कुछ बुरा होने वाला, कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसकी ये चिंता सेहत, पैसा, परिवार, किसी भी चीज़ से लेकर हो सकती है। कोई बच्चे आने में लेट हो गए तो इसकी चिंता है कहीं कुछ दुर्घटना तो नहीं घट गई। आप सुबह में उठे, आपको घरेलू काम करना है तो मैं पता नहीं आज काम कर पाऊंगी कि नहीं, काम करने लगी तो पता नहीं आज मेड काम पर आएगी कि नहीं, अगर आप ऑफिस चले जाते हो तो घर में क्या हो रहा होगा। यानी कि एकदम ये जनरल चीज़ों में भी आपकी चिंता बनी रहती है। तो अगर ये जनरली देखा गया बुजुर्गों में मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद महिलाओं में भी ये कॉमन पाया जाता है। और लक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो जो बेसिक आप कैसे पहचानेंगे, तो जैसे सबसे पहले जो मैंने कहा कि जनरलाइज चिंता होता है, इसके लिए कोई विषय जैसे फोबिक होते हैं, कुछ खास सिचुएशन में उन्हें डर या भय या उनका स्ट्रेस बढ़ता है या उनकी एंजाइटी बढ़ती है। ओसीडी में गंदगी से या कुछ खास प्रकार के थॉट से रिलेटेड होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक में होता है कि कोई दुर्घटना घट गई उससे रिलेटेड। लेकिन इसमें ऐसी कोई विशिष्ट बातें, कोई ऐसे विशिष्ट सिचुएशन नहीं होता है। हर जनरलाइज चीज़ों पे भी आपकी चिंता बनी रहती है। तो पहले तो ये पहचाने कि हर समय आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे और चिंतित रहेंगे। समस्याओं का एक अवास्तविक दृष्टिकोण होगा, बेचैनी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन लगा रहेगा, आपकी मांसपेशियों में तनाव महसूस होगा, कभी गर्दन के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा, कभी कंधे के पास दबाव और खिंचाव महसूस होगा, सिर में दर्द जैसा महसूस होगा, पसीने का आना, एकाग्रचित्ता या कंसंट्रेशन में कमी महसूस होगी, जी मिचलाने जैसा लगेगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन, बार बार बाथरूम जाने की इच्छा, थकान, आसानी से चौंक जाना, अचानक आप चौंक जाएंगे, जैसे आप किसी गहन चिंतन में और थोड़ी सी आवाज हुई, अब झटके से चौंक गए। उसके अलावा जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी के मरीज होते हैं, उसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी एसोसिएट हो सकती हैं, जैसे पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन या अल्कोहल एब्यूज आदि। आप कैसे समझेंगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है? जब आपको ऐसा महसूस लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं हर छोटी बड़ी बातों में, हर छोटी चीज़ों में, और ये चिंता आपके रूटीन को डिस्टर्ब करने लगी है, इट मीन्स कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप उदास रहते हैं, चिंता के साथ साथ आप जो है वो हमेशा
आपको ऐसा महसूस हो कि आप, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि स्मोकिंग शुरू कर दे रहे हैं, ड्रग्स लेने लग रहे हैं, तो होता कि एंग्जाइटी के साथ साथ और भी चीज़ें एसोसिएट होती चली जाती हैं और ये बैड हैबिट जो है हेल्थ इशू पैदा कर देते हैं। इसके अलावा आप दुश्चिंता बनी रहती है, साथ ही आप बार बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ये बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि आप इतने परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चिंतन से कि आपको लगता है कि ज़िंदगी बेकार हो गई, जीने से क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्थितियाँ जो है, तो आप समझ जाइए कि आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आप खुद भी शुरुआती तौर पे आप खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम कारण विज्ञान पे जाएं तो जैसा कि सब कुछ जानते हैं, पहला कि हेरिडिटरी, वंशानुगत हो सकता है, अगर परिवार में किसी को है, जीन में है तो आपको होने की संभावना है। दूसरा, बचपन में कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपने फेस किया हो, कुछ ऐसी दुर्घटना, कुछ ऐसी बातें। कई बार देखा गया इस तरह के केसेस जिनके होते हैं, उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो बच्चों में चाइल्ड एब्यूज़ या सेक्सुअल एब्यूज़ या पेरेंट्स के द्वारा बहुत निगेटिव पेरेंटिंग होना, एकदम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना या ओवर प्रोटेक्शन करना और अचानक से निगेटिव एक्सप्रेशन बच्चों को दे देना। तो इस तरह की अगर पेरेंटिंग होती है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये चीज़ें आगे चलकर उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर या जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें आप डायग्नोज कैसे करेंगे? कम से कम 6 महीने की हिस्ट्री होती है। तो आइए अब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे आते हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग, जो एक इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ें अगर पाई जाएंगी तब आप कह सकते हैं कि आप जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मरीज हैं। चिंता हो रही है, सिर्फ इस आधार पे आपको नहीं डायग्नोस किया जा सकता है। तो वो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी। जैसे पहला, कम से कम 6 महीने की हिस्ट्री, ये बहुत ज़रूरी है। लगातार इस तरह की जो चिंता बनी हुई है जिससे आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, आपके सारे फंक्शनिंग पर असर पड़ रहा है, तो कम से कम 6 महीने की हिस्ट्री होनी चाहिए। अधिक से अधिक कई साल भी हो सकते हैं। तो और इन चीज़ों का जो है, घटनाओं का आपकी गतिविधियां जो है उससे बुरी तरह इफेक्टेड हो रही हूँ, पहला हुआ। दूसरा, चिंता की भावना को नियंत्रित करने में कठिनाई। आप जान रहे हैं कि मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे परेशानी है, लेकिन चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो है, इसमें छोटी छोटी 5-6 चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे बेचैनी, थकान, कॉन्सेंट्रेशन पुअर, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, जो मैंने कहा कंधे के पर या गर्दन के पीछे इस तरह से तनाव खिंचाव महसूस होगा। नींद की समस्या, बिस्तर पे गए घंटों करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। इन सभी चीज़ों में अगर आप वयस्क हैं तो कम से कम 4 का होना जरूरी है, और अगर बच्चे हैं तो कम से कम 1 का होना जरूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें, कम से कम 6 महीने तक की हिस्ट्री है, और आप वयस्क हैं तो 4 और बच्चे हैं तो 1 अगर है, तो ये डायग्नोसिस बनता है कि आप जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मरीज हैं। इसके अलावा दुश्चिंता जो किसी अन्य मेंटल हेल्थ कंडीशन से जुड़ा नहीं हो, ये जो मैंने क्राइटेरिया कहा उसमें एक चीज़ और बाकी है कि कई बार होता है कि कोई और मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर वो चीज़ें हैं तब डायग्नोज आप नहीं कर सकते हैं। वो कोई चीज़ ना हो तब, और ये सारे सिम्टम्स हों और इसके अलावा कोई एसोसिएट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मरीज, जैसे पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आती हैं, लेकिन इनको हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं कह सकते हैं। ये सब तो पता चल गया, पहचान गए, कारण समझ गए, तो क्या इसका इलाज संभव है? 100% इलाज संभव है। लेकिन पहली बात ये कि आप पहचान कर रियलाइज कीजिए कि हाँ, मुझे या मेरे बंदे को, मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को ये प्रॉब्लम है। उस मरीज को ये स्वीकार करना मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जब आपने रियलाइज कर लिया तो समाधान 2 तरीके से होता है, एक मेडिसिन और दूसरा साइकोथेरेपी। चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो आपको मैं साइकोथेरेपी के विषय में बताऊंगी। मेडिसिन में तो एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंजियोलाइटिक होते, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो आपको साइकियाट्रिस्ट बेस्ट बता सकते हैं। मैं आपको साइकोथेरेपी में बताऊंगी कि साइकोथेरेपी में भी CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ही फ्रूटफुल होता है, और सही तरीके से अगर इसका मरीज
इस ट्रीटमेंट को ले लॉन्ग प्रोसेस होता है, कई महीने तक आना होता है, लेकिन 100% अच्छा हो जाता है। उसमें हम लोग उसके कॉग्निशन को सही करते हैं, उसके नेगेटिव चीज़ों को, उसके अपने भावनाओं पर जो वो इमोशंस पे जो उसने काबू पाने में वो अपने आप को अक्षम पाता है, अपने सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर पाता है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी विथ काउंसलिंग हम लोग उसके अंदर ये क्षमता डेवलप कर लेते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपनी परिस्थितियों से हैंडल करना सीखे। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप 100% जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पर काबू पा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।